बहुप्रतीक्षित 2022 विधानसभा चुनाव का परिणाम साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुल 273 सीटें मिली हैं, जो 2017 के मुकाबले 49 सीटों का घाटा हुआ है। 49 सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं जो सबसे बड़ा विपक्षी दल था समाजवादी पार्टी, उसने कुल 125 सीटें हासिल की हैं। उनकी पार्टी में टोटल 73 सीटों का इजाफा हुआ है। 2017 के मुकाबले 73 सीटें ज़्यादा भारतीय समाजवादी पार्टी ने हासिल की है। जो पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का रहा, वो जिस तरीके से माना जा रहा था कि सीधी टक्कर है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर टक्कर देती हुई सामने आ रही है और किसी अप्रत्याशित फैसले की और बड़े फैसले की प्रतीक्षा की जा रही थी, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। और एक बार फिर जनता ने राशन, शासन और प्रशासन पर भरोसा जताया है। कई स्थानों पर समीकरण काम किए हैं, तो कई स्थानों पर सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़े दो चेहरे चुनाव में निकल कर आए हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन दोनों की अगुवाई में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की है। हम बात करेंगे पूर्वांचल के बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल के जो 3 जिले हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर, 2017 के चुनाव पर तीनों जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ था। लेकिन 2022 के चुनाव में परिणाम बदल गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी हैं। इटवा से भाजपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर सतीश द्विवेदी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने हराया है। वहीं जो हिंदू चेहरा रहे डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी की सैयदा खातून ने उन्हें इस बार हरा दिया है। तो सिद्धार्थनगर में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी हैं, इटवा और डुमरियागंज। वहीं कपिलवस्तु, बांसी और जो अन्य सीटें थीं, उन तीनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अब संत कबीर नगर जिले की बात करें तो वहाँ पर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। युवा जो थे अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से, उन्हें इस बार भाजपा ने मौका दिया था और उन्होंने भी जीत दर्ज की है। जो मंडल मुख्यालय है बस्ती मंडल का, वो है बस्ती। और बस्ती में इस बार इतने अप्रत्याशित परिणाम आए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान तमाम सारे जो पूरी गहमा गहमी चल रही थी, उसमें कहीं इस बात का अंदेशा नहीं लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार बस्ती में होगी। बस्ती की 5 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। और केवल हर्रैया एक ऐसी सीट है जहां पर अजय सिंह ने भाजपा की लाज बचाने में जो कामयाब हुए हैं। बस्ती की 5 सीट हर्रैया, कप्तानगंज, महादेवा, रुधौली और बस्ती सदर, इसमें से 4 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। हर्रैया एक ऐसी सीट है जहां से अजय सिंह को दोबारा जनता ने चुना है। अगर बस्ती जिले के समीकरण पर बात करें और वो कौन कौन से प्रमुख कारण रहे जिसके चलते भाजपा की हार यहाँ पर करारी हार हुई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जीत की समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा हमेशा हार की होती है। और हार की जब समीक्षा होती है तो हार के कारणों के सामने आने के साथ ही जो जीत के कारण है वो भी सामने आ जाते हैं। बस्ती जिले के अगर 5 सीटों पर बात करें तो हर्रैया सीट पर ये माना जा रहा था कि वहाँ पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। चूँकि बसपा से वहाँ पर पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह मैदान में थे, इसलिए पूरा जो वहाँ का समीकरण था वो त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा था। और ये माना जा रहा था कि 5 विधानसभा में जो सबसे कमज़ोर सीट है और जहाँ पर सबसे कम जीत का कयास लगाया जा रहा था, जीत की आस लगाई जा रही थी, वो थी हर्रैया सीट। लेकिन वहाँ पर जो समीकरण था, जातिगत समीकरण था, जो पार्टी का अपना काम था, जो सरकार के 5 साल के कार्यकाल थे, उन तमाम चीज़ों को समेटते हुए अजय सिंह दोबारा विधायक बनने में सफल हुए हैं। वहाँ पर उनका समीकरण सफल हुआ है, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी का जो खेमा था, वहाँ पर जो समीकरण था, चूँकि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण चेहरा त्र्यंबकनाथ पाठक मैदान में थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वहाँ के वो रह चुके हैं परशुरामपुर से, तो वो माना जा रहा था कि जो यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वहाँ पर मजबूत बना रहे थे। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी।
तो हरैया में ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब चुनाव हुआ और बसपा से वहाँ पर पूर्व मंत्री मैदान में थे तो उनका अपना प्रभाव था, अपने लोग थे, अपना जनाधार था। तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से जातिगत समीकरणों में भाजपा और बसपा में वोट का बड़े पैमाने पर बंटवारा होगा और जो सत्ता विरोधी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी जो थी, उसका भी लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा और वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ पर 2 नंबर पर चली गई और भाजपा के विधायक अजय सिंह दोबारा वहाँ से जीत हासिल करने में सफल हुए। वहाँ पर समीकरण था वो नहीं साध पाई समाजवादी पार्टी, और जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं उनसे सरक गया और वो भाजपा की योजनाओं के नाम पे या भाजपा के पार्टी के नाम पे या विधायक जो वहाँ पे थे उनके अपने काम के नाम पर या सरकार की योजनाओं के नाम पर जो ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक था वो सरक गया। और दूसरा जो प्रमुख कारण वो था कि बसपा, जिस तरीके से बसपा का जो बड़ा वोट बैंक था, बड़ा जनाधार था, उसमें बंटवारा हो गया, वो जनाधार उनका खिसक गया और जो दोनों पार्टियों में बंटवारा हुआ उसका लाभ भी भाजपा को मिला, क्योंकि जो फुटकर वोट था वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए प्लस हो गया और भाजपा वहाँ पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने में सफल हुई। हरैया के बाद जो बगल का विधानसभा है कप्तानगंज से 2017 के चुनाव में 5 बार के विधायक रहे राम प्रसाद चौधरी को यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी CA चंद्र प्रकाश शुक्ल ने हराया था। और इस बार यहाँ पर भी जो पूरा चुनाव हो रहा था वो समीकरण पर था। हालांकि सरकार की तमाम सारी योजनाएं थी और विधायक ने भी अपने स्तर से तमाम यहाँ पर बिजली का बड़ा पावर प्लांट लगवाया, तमाम सारी सड़कें भी बनी और तमाम काम हुए। और उसके साथ जो सरकार की योजनाएं थी, राशन हो गया और जो है सम्मान निधि हो गया और तमाम सारे ऐसे काम थे जो उनके साथ प्लस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर समीकरण बन रहा था उससे ये माना जा रहा था कि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि सपा से CA चंद्र प्रकाश शुक्ला थे, दोबारा पार्टी उन्होंने मौका दिया। भाजपा से समाजवादी पार्टी से जो पूर्व मंत्री हैं और 5 बार विधायक रहे राम प्रसाद चौधरी के बेटे कविंद्र चौधरी अतुल इस बार चुनाव मैदान में थे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी बसपा बहुजन समाज पार्टी से जहीर अहमद जिम्मी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए थे। तो जो समीकरण यहाँ पे था वो निर्भर कर रहा था कि बसपा किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और बसपा कितना वोट हासिल करेगी। ये माना जा रहा था कि बसपा अगर अपना कोर वोट लेकर जो दलित वोट बैंक था अगर उसको साधने के साथ, अगर मुस्लिम चेहरा थे जहीर अहमद जिम्मी, तो मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको जोड़ लेगी तो वो भाजपा के लिए प्लस होगा और भाजपा आसानी से ये सीट निकाल लेगी। लेकिन दलित वोट बैंक में तो सेंध भाजपा और सपा ने लगाया ही यहाँ पे कप्तानगंज में, साथ ही जो मुस्लिम वोट बैंक था वो बहुत हद तक अंत में जहीर अहमद जिम्मी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। और यही पहला बड़ा कारण जो बना यहाँ पर समीकरण बिगड़ने का और भाजपा के हार के, वो ये था कि जहीर अहमद जिम्मी अपने जो उनका जो धर्म के अनुसार, उनकी जाति के अनुसार जो जातिगत वोट बैंक था उनका, मुस्लिम जो वोट बैंक था उसको साध नहीं पाए। और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कितने बड़े पैमाने पर वो मुस्लिम वोट बैंक को साध लेंगे वो नहीं कर पाए। और इसी का कारण रहा कि भाजपा को पहला जो बड़ा कारण था वो हार का सामना करना पड़ा। अगर राजनीतिक और पार्टी के नेताओं की बात करें, जो पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, तो दुबौलिया और कप्तानगंज ब्लॉक ऐसा था जहां पर भाजपा का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर हुआ। लेकिन गौर विकासखंड की अगर बात करें तो गौर के बड़े क्षेत्र, जो बड़ा एरिया है, वहां पर भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। यहाँ तक कि जो गौर के प्रमुख हैं उनके अपने ग्राम पंचायत में अपना जो उनका लोकल बूथ है उस पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तमाम जो मंडल स्तरीय पदाधिकारी हैं और तमाम जिनका जो स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास करते रहे, लगातार दावे करते रहे और खूब वो चुनाव प्रचार में जुटे रहे, वो भी अपने बूथों को बचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये जो बड़ा कारण रहा, जो हार जीत का जो 20,000 से ऊपर का जो मार्जिन है हार जीत का सपा और भाजपा के बीच में कप्तानगंज में, उसका 2-3 बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो तीसरा एक कारण था, पहला कारण ये था कि जो समीकरण जहीर अहमद जिम्मी का जो जिस तरीके से कि उनके मुस्लिम वोट बैंक को साध ले जाएंगे वो बहुत साधने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा कारण कि जो पदों पर पदाधिकारी जो पार्टी के नेता पद पर बैठे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने आसपास अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए। वो जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टी के पक्ष में जनाधार तैयार करेंगे और वोट में तब्दील होगा, वो नहीं हो पाया।
और तीसरा जो कारण निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि जो पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, लंबे समय से उनकी उपेक्षा की जा रही थी और उनके मन ही मन में आखिरी समय में बहुत सारा प्रयास किया गया कि कार्यकर्ताओं को सहेज लिया जाए और काफ़ी हद तक सहेजने में सफलता भी मिली थी। लेकिन जो लगातार 5 साल तक उनकी उपेक्षा हुई, 5 साल तक वो सुनवाई उनकी नहीं हुई और उनके स्तर से लोगों को तमाम सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, या जो उनके अपने व्यक्तिगत जो पैरवी उनकी होती थी उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन और बहुत कुछ प्रभाव जो है स्थानीय जो जिले के जनप्रतिनिधि थे उनके स्तर से, स्थानीय विधायक के स्तर से वो निस्तारण या उनका जो प्रयास कर रहे थे वो नहीं हो पाया। तो ये तीसरा बड़ा कारण जो कप्तानगंज में ये बना कि जो प्रयास करना चाहिए था, जो पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, उसका भी असर दिखा और उसके वजह से वोट बैंक है वो प्रभावित हुआ कि जिस स्तर से पदाधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास की उम्मीद की जा रही थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके प्रयास के बाद एक बड़ा जनाधार में परिवर्तित होगा, वोट बैंक बढ़ेगा, तो वो नहीं बढ़ पाया। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके चलते कप्तानगंज की सीट भाजपा को गंवानी पड़ी। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम का वोट बैंक उनको मिला। मुस्लिम बड़ी संख्या में आखिरी समय में उनके साथ शिफ्ट हो गया, जो कि माना जा रहा था कि जहीर अहमद जिम्मी के साथ जाएगा। दूसरी तरफ यादव और चौधरी, तो मुस्लिम, यादव और चौधरी, ये 3 जो बड़ा वोट बैंक था उसको समेटते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी। साथ ही तमाम सारे ऐसे जो बसपा का जो दलित कोर वोटर था उसमें भी सेध लगाने में सफलता मिली। वहाँ पर जो वोट बटे हैं वो भाजपा और सपा में गए हैं, उससे जो है बसपा का नुकसान हुआ है। तो उसको वोट को समेटते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी कि वो समीकरण को साधने में सफल हुए। वहीं तमाम सारे ब्राह्मण ऐसे वोट बैंक था जो ब्राह्मण वोट बैंक निजी तौर पर जो है चाहे विधायक से या पार्टी से नाराज़ था, वो भी जो है आखिरी में साथ नहीं दे पाया, उसका भी असर देखने को मिला। अब हम बात करेंगे बस्ती सदर, जो काफ़ी करीबी, वहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला, काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला और अंत तक बस्ती सदर एक ऐसी विधानसभा थी मतगणना के दौरान जहां अंत तक रोमांच बना हुआ था। लगातार वहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भाजपा जीतेगी, कभी सपा जीतेगी, और अंत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने सिटिंग विधायक भाजपा के दयाराम चौधरी को हरा दिया। वहां से पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दर्ज हुई। महेंद्र नाथ यादव पहली बार विधायक बने और बगल का जो महादेवा विधानसभा है बस्ती सदर से सटा हुआ, वहाँ पर रवि सोनकर को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा जो बस्ती ज़िले में जो एक उसको कहावत मान लीजिए एक तरीके से, जो यहाँ पर हमेशा से ये माना जा रहा है कि महादेवा में जिस पार्टी की विधायक बनता है, जिस पार्टी की सीट निकलती है, उसी की सरकार बनती है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यह मिथक भी टूटा है और वहाँ से सपा गठबंधन के पूर्व विधायक दूधराम यादव एक बार फिर विधायक बनने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, वो बहुमत नहीं ला पाई। रवि सोनकर वहाँ से चुनाव हार गए हैं। रवि सोनकर 2017 में एक युवा चेहरे के तौर पर उनको मिला था और 2017 की लहर में उन्हें भी जीत हासिल हुई थी। अब रुधौली विधानसभा जो है, रुधौली विधानसभा में 2017 में संजय प्रताप जायसवाल विजयी हुए थे। इस बार पार्टी ने उनके बजाय उनकी पत्नी संगीता जायसवाल को मौका दिया था। संगीता जायसवाल चुनाव हार गई, वहाँ से समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी चुनाव जीत गए हैं। वहाँ पर जो हार का सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है वो है बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा ने जो करीब 35,000 से ज़्यादा वोट उनको हासिल हुए हैं, उसमें से एक बड़ा वोट बैंक था वो भाजपा का था, क्योंकि ये ब्राह्मण जो वोट था उनको हासिल हुआ। ज़्यादातर ब्राह्मण इनके साथ आखिरी में जुड़े और बसपा का अपना जो कोर वोट था वो इनको मिला। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र चौधरी ने समीकरण को साधा और बसपा ने और आम आदमी पार्टी के पुष्कर आदित्य ने जातिगत आधार पे जो वोट बैंक प्रभावित किया, उसका नुकसान भाजपा को देखना पड़ा, भाजपा को सहना पड़ा और उसी प्रभाव के चलते, उसी नुकसान के चलते भाजपा को रुधौली में हार का सामना करना पड़ा। तो ये बस्ती जिले की 5 सीटों की समीक्षा थी। 5 सीटों में जो बड़े हार के कारण जो देखने को मिले वो तमाम सारे पहलू मैंने आपके सामने रखे और ये बताने का प्रयास किया कि इन सीटों पर भाजपा की हार के प्रमुख कारण क्या थे और क्यों समाजवादी पार्टी ने बस्ती में एक बड़ा उलटफेर करने में समाजवादी पार्टी सफल रही है। सदर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बात और थी कि लगातार जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि कई प्रत्याशियों के चेहरे बदले जाएंगे और इसका असर ये बस्ती में ही नहीं, प्रदेश के तमाम सीटों पर यह माना जा रहा था, खास करके बस्ती मंडल में, कि इस बार भाजपा की तरफ से तकरीबन
80% से अधिक प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब आखिरी समय में ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे नेताओं की भगदड़ शुरू हुई और आखिरी मौके में वो भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, तो पार्टी ने एक बड़ा स्टैंड लिया और कहा कि किसी भी प्रत्याशी का बस्ती मंडल में और तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर कोई प्रत्याशी का चेहरा बदला नहीं जाएगा और जो लोग पुराने चेहरे रहे हैं उन्हीं को दोबारा मौका दिया जाएगा। तो सदर में और कई विधानसभाओं में एक ये भी महत्वपूर्ण कारण रहा हार का कि वहाँ पर चेहरे नहीं बदले गए और चेहरे न बदलने के कारण से जो संभावित दावेदार थे उनमें नाराजगी देखने को मिली और उस तरीके से उन्होंने पूरे मन से मदद नहीं किया, क्योंकि हार जीत का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो अपने लोगों की नाराज़गी थी, अपने लोगों के द्वारा जो कम प्रयास किया गया या दिखावा किया गया, केवल पार्टी के नाम पे जो है लोग टहले गाँव में गए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के लिए वोट को तब्दील करना था, वोट को बूथ तक पहुँचाना था, वो नहीं हो पाया। तो ये भी कारण देखने को वहाँ पर बस्ती सदर में मिला। और बस्ती सदर का परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी का ये गृह जिला है। हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा चेहरा है। वो भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री हैं और उनके कद से अनुमान लगाया जा सकता था कि 2017 की तरह भाजपा बस्ती में कम से कम एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन जिन 20 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्लीन स्वीप किया है उसमें बस्ती का नाम नहीं है, उसमें संत कबीर नगर जिला है। तो इस तरीके से उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। और अगर हरैया को छोड़ दिया जाए तो 4 की चारों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। अब पार्टी इस हार की किस तरीके से समीक्षा करती है और किस तरीके से भविष्य में वो निर्णय लेती है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी क्या कुछ बड़े फैसले लेती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड परिणाम लाते हुए 5 में से 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। और इधर बगल का जिला है गोरखपुर, एक जिले के बाद गोरखपुर जिला है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। तो आसपास के गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात करें तो 41 सीटें टोटल हैं, लेकिन बस्ती एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा चुनाव परिणाम भाजपा के विपरीत गया है और सबसे ज़्यादा सीटों पर बस्ती जिले में हार का सामना करना पड़ा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।